घाट हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का देहरादून दौरा, जोली घाट हवाई अड्डे पर यह भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत किया है और पारंपरिक तरीके से ही स्वागत किया गया है। तो देहरादून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का देवभूमि उत्तराखंड में दौरा है और जोली घाट हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर ही प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित है। पारंपरिक तरीके से ही स्वागत कार्यक्रम किया गया है। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद और इसके साथ ही देवभूमि में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर खास तैयारियां भी देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है, जोरदार स्वागत किया गया है। सीएम धामी ने भी स्वागत भव्य तरीके से किया है। तो आपको बता दें, देहरादून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का देवभूमि उत्तराखंड दौरा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, उपराष्ट्रपति का स्वागत किस तरीके से किया गया, कितना मायने रख रहा है ये दौरा, कितना अहम होने जा रहा है? बिल्कुल सुमन, आज उत्तराखंड के भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका दौरा है और वो सुबह 9:30 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए थे और भव्य तरीके से वहां पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति का स्वागत किया गया, उपराष्ट्रपति का, और उसके बाद सड़क मार्ग से तो वो देहरादून के लिए रवाना हुए। यहाँ पर राजपुर रोड में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में आज शिरकत कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम जगह फोर्स तैनात थी और सभी जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद थी। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से वो बाय रोड जो है देहरादून पहुंचे हैं और वो कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, अगर आगे की कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या शेड्यूल रहने वाला है अब? कुल सुमन, कहीं न कहीं ये उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का पहला दौरा है जब से वो राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति हैं, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में खास होने वाला है। और जो कार्यक्रम है कोई मीडिया संस्थान का जो राजपुर रोड में एक निजी होटल में कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और देखना होगा देर शाम तक कब जो है राष्ट्रपति वापस दिल्ली रवाना होगा। की भी बात कर रहे थे, चाक चौबंद वहां पर आ रही है, उसके साथ ही अगर लोगों के उत्साह देखने को मिले और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है, लोगों में किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल सुमन, यहाँ पर जो लोगों में है उत्साह कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है और अपने राष्ट्रपति को उनका जो है पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मौजूदगी में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें जो है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार और 21 जनवरी के बाद ही शुरू हो सकता है मंथन। प्रदेश बीजेपी का 2027 चुनाव पर ही पूरा फोकस है। तो उत्तराखंड में ही बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही अब प्रदेश संगठन में भी बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संकेत साफ है कि पार्टी अब ऐसे चेहरे को आगे लाने की तैयारी में है जिनकी छवि बेदाग हो और जिन पर ही किसी तरह का विवाद ना हो। हाल ही में सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष को और इसके साथ ही उनकी टीमों की घोषणा कर बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संगठन किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं चाहता और मोर्चों को ही सक्रिय करने के साथ साथ अब संगठन के भीतर भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है और इसके साथ ही वो कमजोर स्थिति अब पैदा नहीं करना चाहता। तो उत्तराखंड में ही बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर बात रखी है। 21 जनवरी के बाद ही शुरू हो सकता है मंथन। प्रदेश बीजेपी का ही 2027 चुनाव अब
इस पर पूरा फोकस रहेगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही अब प्रदेश में संगठन में भी फेरबदल की सुगबुगाहट जो है वो तेज नजर आ रही है। संकेत साफ है कि पार्टी अब ऐसे चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है जिनकी छवि बेदाग हो और इसके साथ ही जिन पर किसी तरह का भी विवाद न हो। तो हाल ही में सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों और उनकी टीमों की ही घोषणा पर बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है। तो संगठन किसी भी स्तर पर कमजोरी नहीं चाहता और मोर्चों को सक्रिय करने के साथ साथ अब संगठन के भीतर भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी तेज। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, किस तरीके की तैयारी अब चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही है? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड में कहीं न कहीं आने वाली 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो लंबे समय से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं, 5 मंत्रियों के पद खाली हैं, तो उसे देखते हुए निर्णय लेने की उम्मीद बार बार जग रही है और बताया जा रहा है कि 21 जनवरी के बाद इस पर मंथन होने जा रहा है और पार्टी कई जो नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि आने वाले 2027 में जो चुनाव होने हैं उसको कहीं न कहीं संगठन के रूप में हो, चाहे भाजपा के जो तमाम नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी देने के रूप में कहीं न कहीं पार्टी निर्णय लेगी और जो साफ और स्वच्छ छवि के नेता हैं उनको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी जरूर मिलने जा रही है। उत्तराखंड में कई जो मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष चुने गए हैं, उनकी टीम बनाई गई है। बूथ लेवल से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जो है जो चुनाव है उसकी तैयारियों को देखते हुए कई निर्णय लेने जा रही है भाजपा और कैबिनेट विस्तार भी इसी निर्णय के तहत जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, लगातार हम देखने को ये भी मिल रहा है तस्वीरें कि बीजेपी की ओर से लगातार ये हो रहा है प्रयास कि जो बेदाग तस्वीरें हो वही सामने आए, उन्हीं को चुना जाए। इसको लेकर ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए विस्तार से। बिल्कुल सुमन, जो ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनकी स्वच्छ छवि है, जो जनता के बीच जिनकी इमेज अच्छी है, उनको कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बताऊं कि जो तमाम जो मोर्चे गठित हुए हैं, चाहे तमाम जो विधायक हैं, उनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। आने वाले 1 साल के अंदर को जो है बड़े निर्णय भाजपा ले सकती है और संगठन स्तर पे हो चाहे सरकार के स्तर पे हो, तमाम राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। अभी तक 56 से अधिक लोगों को दर्जाधारी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और चुनाव नजदीक आने से पहले ऐसी तमाम तैयारियां और भाजपा कर रही है। जिन नेताओं पर पार्टी को भरोसा है और जो जिनकी जनता के बीच पकड़ है, उन्हें कहीं ना कहीं नई नई जिम्मेदारियां सौंपने का काम भाजपा करने जा रही है। बिल्कुल आशीष, अगर कैबिनेट विस्तार की बात करें तो किन और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? 2027 चुनाव है, और भी कई मुद्दे इसमें उठ सकते हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के जो तमाम मुद्दे हैं विकास को लेकर जो जनता के बीच भाजपा जा रही है, चाहे जो नया जो रोजगार गारंटी का नाम चेंज हुआ है उसको लेकर भी बाकायदा कार्यशालाएं ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर पर की जा रही है भाजपा द्वारा कि जनता को क्या क्या सुविधाएं जो है नरेगा में कहीं ना कहीं 150 दिन का रोजगार अब सरकार देने जा रही है। तो ऐसी तमाम विकास योजनाएं जो राज्य में अभी तक हुई है, चाहे केंद्र स्तर से निर्णय ले जा रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हो, 4 धाम यात्रा का विस्तार हो, चाहे लोगों को आर्थिकी मजबूत जो है उत्तराखंड में करनी हो, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में भाजपा के जो अच्छे निर्णय हैं वो कैसे जनता तक जाएं, ऐसी जो है कार्य योजना भाजपा के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं जो केंद्र में जो नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद हर प्रदेश में जो है संगठन स्तर पर जो है नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, युवाओं में रोजगार का मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहता है, देखने को मिलता है, तो क्या ये मुद्दा भी बीजेपी उठा सकती है फिलहाल? बिल्कुल, रोजगार को लेकर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर कहते रहे हैं और 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में अभी तक उनके कार्यकाल में रोजगार मिल चुका है और कई निजी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से स्वरोजगार भी युवा अपना रहे हैं। तो रोजगार का मुद्दा भी कहीं ना कहीं रहने जा रहा है और जो भर्तियां हैं वो लगातार उत्तराखंड में की जा रही है सरकार द्वारा।
तमाम पेपर लीक होने के बावजूद भी, तमाम आरोप लगने के बावजूद भी जो भर्ती आयोग है उत्तराखंड के, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। तो पार्टी हर स्तर पे जो है युवाओं को हो, चाहे बुजुर्गों को हो, चाहे महिलाओं को हो, ले जाने के लिए अलग अलग योजनाएं उत्तराखंड में चला रहेगी। बिल्कुल आशीष, अब बीजेपी 2027 चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आने लगी है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ देहरादून में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। और इसके साथ ही सीएम धामी ने ही खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और समर्पण बढ़ता रहेगा। पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उपस्थित हमारे सभी वीर पैरा खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और सभी आए हुए अतिथियों का, सभी नौजवान युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं आप सबसे आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं, क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है जो हर बाधा को, हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। साथियों, पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और जब यही खेल हमारे पैरा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है तो ये केवल ताकत नहीं, बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन जाता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को संदेश देते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है, बल्कि मन और संकल्पों में होती है, विचारों में होती है। साथियों, भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि मेरा मानना है कि दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता अपने सपनों में नहीं हो सकती। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तो पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। साथ ही 2025 में दुबई में हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 110 पदक जीतकर पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। साथियों, आज पद्मश्री से सम्मानित दीपा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक की 60 फुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप एक सफल बाइकर, तैराक और कार चालक भी हैं और मुझे खुशी है कि कई रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। मैं आपके जज्बे को भी बहुत नमन करता हूं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। साथियों, बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में जो बदलाव आया है वो अभूतपूर्व है। यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है।
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड पदक हों या फिर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन हो। भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ा है और दुनिया को दिखाया है कि भारत अब केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला देश नहीं रह गया। आज का नया भारत मुकाबला जीतने के लिए खेलता है। इस परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच और मजबूत नीति रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेल का बजट पहले से 3 गुना अधिक हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया मुहिम ने जहां देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आगे लेने का काम किया गया है, वहीं देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती प्रदान की है। साथियों, पिछले वर्ष राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया और राष्ट्रीय पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भी व्यापक प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का भी काम हो रहा है। ऐसे आयोजन भी उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से उन माता पिता को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों को कभी कमजोर नहीं समझा बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया है। आपने समाज की सोच से ऊपर उठकर बच्चों पर विश्वास किया और आज वही बच्चे पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो आप इन पैरा खिलाड़ियों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इन्होंने हमें सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ये खिलाड़ी हमें हार मानना नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाते हैं। आज इस मंच से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उस हर प्रयास के साथ खड़ा है जो आत्मसम्मान, समान अवसर और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाता है। मैं सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे जोश, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ मैदान में उतरिए। जीत और हार नहीं बल्कि आपका संघर्ष ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, स्वयं के हालातों से रही है। पर आपने कभी भी अपनी शारीरिक कमजोरी को बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी ताकत और पहचान बनाया है। मेरे युवा साथियों, आपने हौसले और आत्मविश्वास की क्या होती है ये पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी पैरा खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपके विकल्प रहित संकल्प का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भ्रष्टाचार हामी सख्त हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और पीए गिरफ्तार और ऑफिसर ही 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो भ्रष्टाचार को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आए, जहां पर ऑफिसर पर 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत विजिलेंस टीम ने आज हरिद्वार में ही बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ही डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर श्याम आर्य और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए गौरव शर्मा को ही 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और विजिलेंस की सतर्कता का परिणाम है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
तो भ्रष्टाचार को लेकर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। एचआरडीए की ही 50वीं बोर्ड बैठक में हरिद्वार महायोजना 2041 के ही रुड़की महायोजना 2000 सहित ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में शहरी विकास, आधारभूत संरचना और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा पर मंथन हुआ है। गढ़वा कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन महायोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार और रुड़की के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करना है, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को संतुलित किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देश के प्रतिष्ठित पैरा एथलीट और इसके साथ ही पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दीपा मलिक को ही सम्मानित करते हुए पैरा स्पोर्ट्स के ही क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की है। उनके प्रयासों को देश और समाज के लिए प्रेरणादायी बताया है। भेंट के दौरान ही डॉक्टर दीपा मलिक ने उत्तराखंड में पैरा खिलाड़ियों के लिए ही पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में प्रतिभाशाली पैरा खिलाड़ियों की अपार संभावनाएं हैं और यदि उन्हें बेहतर परीक्षण, आधुनिक सुविधाएं और समर्पित मंच उपलब्ध कराए जाए तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल बताते हुए सकारात्मक रुख अपनाया है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के ही प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग और अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। हरिद्वार में ही हिंदू मुस्लिम विवाद की आहट सुनाई दी है। गंगा सभा, बता दें आपको, गंगा सभा की ही तरफ से हरिद्वार में ही गंगा के घाटों पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं और जिनमें लिखा गया है कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि इसमें ही किसी संस्था का नाम नहीं लिखा है। असल में गंगा सभा ने ही पिछले हफ्ते की ये कहा था कि हरिद्वार हिंदुओं के लिए ही पवित्र स्थान है और लाखों हिंदू रोज हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अब हरिद्वार में कुंभ भी होने वाला है और इसलिए हर की पैड़ी पर ही दूसरे धर्मों के लोगों को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस तरह के बोर्ड जगह जगह लगा दिए गए हैं, लेकिन जब प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो गढ़वाल मंडल के ही कमिश्नर ने कहा कि उन्हें इस तरह के बोर्ड लगाए जाने की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक ही प्रशासन ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। तो साल 1961 में हरिद्वार की नगरपालिका में बनाए थे नियम और जिसके बाद हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बोर्ड सामने आए हैं। ब्रिटिश सरकार ने ही बनाए थे नियम। हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में नियम बनाए गए और साल 1961 में हरिद्वार की नगरपालिका ने ये नियम बनाए थे। गंगा सभा संस्था का यह दावा है और इसके साथ ही हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यह रोक लगाई गई है। ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाए थे। तो बता दें आपको कि साल 1961 में हरिद्वार की नगरपालिका ने नियम बनाए थे, जिसके बाद हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी बुनियादी ढांचा और इसके साथ ही भवन निर्माण निगम लिमिटेड के ही निर्देशक मंडल की 35वीं बैठक संपन्न हुई है और इसके साथ ही बैठक में बोर्ड को ही यूकेएमआरसी ने प्रस्तुत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में ही बीयूएस संचालन के लिए ही डेडिकेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण प्रस्ताव को ही सैद्धांतिक सहमति दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कॉरिडोर को ही 4 लेन के लिए ही बस के लिए 2 लेन सामान्य के रूप में ही परीक्षण किया जाए, ताकि भविष्य में बढ़ते यातायात के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित हो सके। परियोजना में पार्किंग की आवश्यकता और बिंदाल और इसके साथ ही
कई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ध्यान में रखते हुए ही निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग देहरादून के अधीक्षक अभियंता को पूरे प्रोजेक्ट का ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, ताकि यूकेएमआरसी और पीडब्ल्यूडी के ही बीच तालमेल में परियोजना का सफल कार्यान्वयन हो सके। श्रीनगर रोड नरकोटा के पास में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम ने सर्च रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान ही टीम ने एक शव बरामद किया और उसे जिला पुलिस के ही सुपुर्द भी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अन्य संभावित मृतक या घायल व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है। उन्होंने आम जनता से सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने और सड़क हादसों से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से कई जवान बचाए जा सकते हैं, जबकि हादसे की वजहों का अभी तक विवरण जुटाया जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए